दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ध्वनि परिचय के बारे में जानेंगे। दोस्तों इस चैप्टर की ज़रूरत हम लोग को इसलिए भी बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि हिंदी व्याकरण पढ़ने के पहले इन छोटे छोटे टर्म्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि ध्वनि क्या है, मूल ध्वनि क्या है। ठीक है, तो ध्वनि का मतलब तो दोस्तों अगर हम लोग इंग्लिश में अगर इसको लिखूँ तो इसको दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पर साउंड लिख देता हूँ, जो आवाज़ को ही हम लोग यहाँ पर ध्वनि कहते हैं। लेकिन क्या हिंदी लैंग्वेज में हम लोग आवाज़ को ध्वनि कह सकते हैं? तो नहीं। मान लीजिए अगर कौवा काँव काँव करता है तो क्या हम लोग उसको ध्वनि कहेंगे हिंदी के अंतर्गत? नहीं। मान लीजिए अगर सामने से ट्रेन आ रही है, ट्रेन की आवाज़ अगर मुझे मिल रही है तो क्या मैं इसको ध्वनि कह सकता हूँ हिंदी के अंदर? तो जवाब है नहीं। ठीक है, तो हिंदी के अपने ध्वनि होते हैं। देखिए हम बोलते हैं तो मुख से ध्वनि निकलती है। ठीक है, हिंदी भाषा में अनेकों ध्वनियां हैं, उनमें सबसे छोटी जो ध्वनि है उसको हम लोग मूल ध्वनि कह देते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल 46 ध्वनि है। ठीक है, उनको हम लोग ध्वनि चिन्ह कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख देता हूँ क ख, ठीक है, ग, ये सब जितने भी हैं टोटल 46 यहाँ पर ध्वनि हम लोगों के पास है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने जान लिया कि आखिर हिंदी जो है उसमें हिंदी भाषा के अंतर्गत यहाँ पर हम लोगों के पास कितनी ध्वनियाँ हैं? तो भाई 46 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सबसे छोटी जो ध्वनि है उसको हम लोग मूल ध्वनि कह देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मूल ध्वनि भी क्या है। तो मूल ध्वनि अखंड होती है। दोस्तों अखंड का मतलब होता है, खंड मतलब होता है टुकड़े करना, आ लग गया इसका मतलब ये उल्टा हो गया, यानी कि इसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। तो दोस्तों मूल ध्वनि भाषा की इकाई है। इसके मेल से अक्षर व अक्षरों के मेल से शब्द व शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लिख दिया क, क्या आप इसको अखंडित कर सकते हो? नहीं। लेकिन मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया काम तो इसको आप अखंडित कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है। मान लीजिए ये एक ध्वनि है ग, तो ये जो ग है, ये जो ग है ये किसको मिलकर बना? आधा ग और आ की मात्रा मतलब आकार और प्लस या। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ध्वनि है ग, आकार प्लस या प्लस अ। ठीक है, तो ये जो मिलकर बन गया ये क्या बन गया? गाय। उसी तरीके से घ, फिर अ, र, ए। ठीक है, घरे, अल्लाह और ऊ की मात्रा। ठीक है, घरेलू। उसी तरीके से प, अ और उसके बाद शाह और फिर ऊ, पशु हो गया। ह, ओ, ता, ई मतलब के होती। हा प्लस ऐ होती है। तो देख सकते हैं ये जो इन दोनों को यहाँ पर जो मिल के बना, यहाँ पर देख सकते हैं इन सबों को मिलाकर ये यहाँ पर क्या बना? गाय बना। इन दोनों को मिलाकर क्या बना? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों को मिलाकर क्या बना? ये बना। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बना? ये बना। उसी तरीके से यहाँ पे जो है घा और आ मिलाकर ये घा का निर्माण हो गया। उसके बाद यहाँ पर रा है ना, रा और ए। ठीक है, ये बन गया। अल्लाह और ऊ मिलकर क्या बन गया? लू बन गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर सब बन गए, जैसे कि पशु में ये पा हो गया यहाँ, और ये शा और ऊ ये यहाँ और ये यहाँ भी बन गया। ठीक है, उसी तरीके से हा और ओ जो मिल के बना और ता और ई के बना ती, ये ऐसे। और हा और ए की मात्रा यहाँ पर जो मिला तो यहाँ पर देख सकते हैं है का निर्माण हुआ। उसके बाद देख सकते हैं जब इन अक्षरों को जब जोड़ा गया तो ये शब्द का निर्माण करते हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर जो दोनों अक्षर थे यहाँ पर गा पर पाई गा और यहाँ पर य, तो यहाँ पर गाय बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे घरेलू बन गया। उसी तरीके से पा और शू था तो ये पशु बन गया। उसी की तरह हो और ती थी होती, और ये तो है सिंगल ही था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ध्वनि को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये अक्षर का निर्माण करते हैं। उसके बाद अक्षरों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो वो गाय यानी कि शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसा कि नीचे में यहाँ पर दिख रहा है गाय, घरेलू, पशु, होती। ये भी अलग अलग है, लेकिन इन शब्दों को भी अगर एक साथ जोड़ दिया जाए और सही ढंग से अगर सजा दिया जाए तो ये देख सकते हैं कि एक सही जो वाक्य जैसा होना चाहिए, जो सही अर्थ देने वाला, उस वाक्य का यहाँ पर निर्माण हो गया है। जैसे कि गाय घरेलू पशु होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं घरेलू होती है गाय पशु,
तो क्या ये वाक्य होगा? दोस्तों ये वाक्य एकदम नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है मीनिंग है, अर्थ है, वो एकदम यहाँ पर गलत है। यानी कि ये निरार्थक वाक्य हो गया, इसका कोई अर्थ पता ही नहीं चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि उसको सही ढंग से सजा हुआ होगा, सिस्टमैटिक ढंग से, तब जाकर ये अर्थ देगा और वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ध्वनियों के मेल से जो अक्षर बनते हैं, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ध्वनि, मूल ध्वनि और मूल ध्वनि से कैसे यहाँ पर जो ध्वनि से मिलकर यहाँ पर अक्षर, शब्द और वाक्य बनते हैं। तो चलिए अब जानते हैं भाषा क्या होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार हिंदी भाषा क्या होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसी प्रकार ध्वनियों को मिलाकर भाषा का निर्माण होता है। जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा कि मैंने वहाँ पर जो लिखा था गाय घरेलू पशु होती है, तो वहाँ पर कितने सारे जो ध्वनि थे उसको मिलकर वहाँ पर अक्षर बने, अक्षर को मिलकर शब्द बने, और शब्दों के सार्थक मेल से फिर अंतिम में वहां पर वाक्यों का निर्माण हुआ। तो देख सकते हैं कि इसी प्रकार भाषा का निर्माण भी होता है। तो भाषा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले ये जान ले कि आखिरकार जो भाषा मैंने यहाँ पर लिखा, आखिरकार वो भाषा होती क्या है। तो दोस्तों भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को पहुंचा सकते हैं तथा दूसरे को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लो अगर कोई फॉरेन कंट्री से अगर कोई आदमी आता है, वो अगर अंग्रेजी भाषा या कुछ भी स्पेनिश वगैरह अगर बोलता है तो हम लोगों को समझ नहीं आते, क्योंकि हम लोगों को उस भाषा का ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। लेकिन अगर वो बंदा अगर हिंदी में अगर मुझसे बात करे तो मैं उसके बातों का जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ। तो यही पर कहा गया है कि भाषा वह माध्यम है, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपनी बातों को आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि दूसरों को बात को समझेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाषा जो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा जो है इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और सांकेतिक भाषा उनके लिए है जिनको भगवान ने सही जबान नहीं दी, वो किसी वजह से अगर नहीं बोल पा रहे तो वो भगवान उनको ये सांकेतिक भाषा से ही नवाजते हैं, यानी कि फिर उनको सांकेतिक भाषा का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि वो इशारे में बात करते हैं, जैसे कि खाना होता है तो खाने की बात करते हैं, सोना होता है तो सोने की बात करते हैं, ऐसे इशारे से वो बोल नहीं पाते। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे मौखिक और लिखित भाषा के बारे में। तो चलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर मौखिक और एक तरफ लिखित भाषा लिख दिया। तो आखिरकार मौखिक भाषा क्या है दोस्तों? तो ये यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है, और ये लिखित जो है लिखा जाता है। उसी तरीके से मौखिक भाषा सुना जाता है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर पढ़ा जाता है। तो ये छोटी सी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कीजिए कि अगर आपको मौखिक भाषा, लिखित भाषा के बारे में और भी थोड़ा डीपली जाना है। तो अब देख सकते हैं कि जो प्रत्येक मूल ध्वनि का जो एक चिन्ह होता है, ठीक है, यानी कि मैंने आपको कहा ना कि अगर रेलगाड़ी की मुझे ध्वनि सुनाई देगी तो मैं नहीं कह दूंगा कि हिंदी भाषा के अंतर्गत वो भी एक ध्वनि है, नहीं, वो तो ध्वनि है, लेकिन हिंदी भाषा के अंदर जो है वो 46 ध्वनि है, जैसे कि उसे ध्वनि चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और हर चिन्ह, हर ध्वनि का जो अपना होता है एक चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे कि ये क, ख, ग, ये जितने भी 46 हैं, उसके अलावा अगर कोई भी अगर यहाँ पर वर्ण आएंगे तो हम वहाँ पर इसको नहीं कहेंगे कि भाई वो हिंदी भाषा के अंतर्गत ध्वनि में आते हैं, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने सारे का से लेके ज्ञा तक और फिर स्वर वर्ण हो गए, ठीक है, वो सब जितने भी है सारे यहाँ पर ध्वनि है, ना कि कौआ की आवाज़ को हम हिंदी भाषा के अंतर्गत ध्वनि कह देंगे। तो चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा अभी तक आपने, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाने के बाद ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वर्ण और वर्णमाला जो है चैप्टर उसको लेकर आऊँगा, और उसके बाद स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में फुल डिटेल के बारे में आपको बताऊँगा।